नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के सब क्लॉज डी यानी परिवाद यानी कंप्लेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी चैनल पर नए हैं या जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ हमारे एफर्ट्स आपको कैसे लगते हैं उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट कर लें। और साथ ही साथ में यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप अपने परिवारजनों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये ना सिर्फ लॉ के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ में एक जनरल स्टूडेंट, जनरल पर्सन और साधारण लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे परिवाद किसे कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा, आपके खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति अपराध करता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराने जाते हैं? हम जी श्रीमान जी, हम थाने में जाते हैं। अगर हम थाने में कोई शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और यदि पुलिस वाले व्यक्ति बैठे होते हैं वो महानुभाव यदि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो आप उसके बारे में क्या करते हैं कि श्रीमान जी हम क्या करें, हम तो विधि के ज्ञाता है ही नहीं। तो जी बिल्कुल, आप विधि के ज्ञाता नहीं है तो आप एक लॉयर के पास जाइए और लॉयर से कहिए कि हमारा परिवाद पेश कर दे। कहाँ पेश कर दे? न्यायालय के सामने पेश कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि हमारी एफआईआर, हमारे साथ अपराध हुआ है और हमारी एफआईआर पुलिस थाने ने नहीं लिखी गई है। तो ये प्रक्रिया शुरू होती है एफआईआर न लिखे जाने के बाद, यानी कि आपके साथ जो अपराध हुआ है उस अपराध को यदि उस इंफॉर्मेशन को यदि आप पुलिस थाने में देते हैं और आपकी इस इंफॉर्मेशन को पुलिस वाले व्यक्ति जो है, थाने वाले व्यक्ति नहीं लिखते हैं तो आप जाएंगे परिवाद पेश करने के लिए। कहाँ पर परिवाद की परिभाषा कहाँ पर है? श्रीमान जी 2 के सब क्लॉज डी में परिभाषित है। कहाँ पर? सीआरपीसी में। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है आप एक लिखित या मौखिक रूप में अपनी बात को मजिस्ट्रेट के सामने रखते हैं, जिसमें आप प्रार्थना करते हैं मजिस्ट्रेट से कि श्रीमान जी मेरे साथ में ये ऐसा हुआ है, फलाना फलाना व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा अपराध किया है, वह व्यक्ति फरार है या उस व्यक्ति की पहचान क्या है, कहाँ रहता है, उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी लिखेंगे और आप मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त करेंगे कि श्रीमान जी आप इस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जाए, इसको आप न्यायालय के सामने बुलाएं। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर उस व्यक्ति को बुलाएगा। ये अलग कहानी है कि क्या करेगा मजिस्ट्रेट, अभी तो बात हो रही है सिर्फ परिवाद की। तो परिवाद कब करते हैं? परिवाद 2 मामलों में करते हैं, संज्ञेय अपराध में या असंज्ञेय अपराध, दोनों ही मामलों में हम परिवाद पेश कर सकते हैं न्यायालय के सामने। किसके सामने जाएंगे? जी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सामने जाएंगे। डायरेक्ट जज के पास नहीं पहुंच जाएंगे, जज अलग होते हैं, मजिस्ट्रेट अलग होते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाएंगे। फिर क्या होता है? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आपका परिवाद दाखिल कर देगा और उस अपराध में जो अपराधी बना है उस अपराध के मामले में संज्ञान ले लेगा कि वाकई में ऐसा कोई प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, ऐसा आपके साथ में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। उसकी क्या करेगा? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पुलिस वाले अधिकारियों को आदेश करेगा कि ये देखिए परिवाद आया है, आपने इसके ऊपर एफआईआर नहीं लिखी है, आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। तो पुलिस दौड़ी दौड़ी जाएगी, अरे मजिस्ट्रेट का आदेश आया है तो चलिए इन्वेस्टिगेशन करने चलते हैं। तो जैसे ही आप परिवाद पेश कर देते हैं, कैसे मामलों में? संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों में। कहाँ पर जाएंगे? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाएंगे। जैसे ही आपका परिवाद दाखिल कर दिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उस मामले का संज्ञान करेगा कि ऐसा अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। फिर पुलिस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देगा कि जाओ इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन करके आओ, जो आपने एफआईआर नहीं लिखी, जिसका परिवाद मेरे पास आया है। तो ये आदेश करेगा मजिस्ट्रेट जो है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करें कि परिवाद को हम बहुत आसान भाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध या कोई घटना या कोई ऐसा कृत्य घट जाता है जो दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता माफ कीजिएगा, भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध है जिसकी सूचना आप पुलिस वाले को देते हैं और पुलिस वाला व्यक्ति उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को जिस पे आप लिखवाने जाते हैं उसे लिखाने से मना कर देता है या लिखने के लिए कहते हैं अरे छोटा मोटा केस है सुलह कर लो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो आपको व्यक्ति है जो परेशान कर रहा है या आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बार बार खतरा हो रहा है तो आप उसको
परिवाद के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करा सकते हैं। तो ये एक कहानी है, एक प्रोसेस इस तरीके से चलता है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि परिवाद के क्या कुछ आवश्यक तथ्य हैं, परिवाद कैसे पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने किस क्या क्या तरीके की बातें की जाएंगी। तो परिवाद सबसे पहले एक लिखित या मौखिक कथन होगा। मौखिक और लिखित कथन में क्या होगा, उस अपराध के बारे में तथ्य स्पष्ट किए जाएंगे कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई, ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति ने ये किया, और मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाए, जिन पर विश्वास किया जा सके, ऐसे तथ्यों के बारे में आप बताएंगे। ऐसे नहीं मनगढ़ंत कहानियां नहीं गढ़ेंगे। आप जिस चोट के बारे में बता रहे हैं आपको चोट हुई नहीं है, तो ऐसी घटना नहीं बताएंगे आप, वाकई में जो सत्य है उसी बारे में आप बताएंगे। दूसरा, अगर मजिस्ट्रेट को यह सही लगता है कि हाँ मजिस्ट्रेट ये संज्ञान ले लेने को तैयार है कि किसी अज्ञात और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई मामला आ गया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उस मामले को संज्ञान करेगा और उस व्यक्ति को पेश करने के लिए समन प्रेषित करेगा और पुलिस को रिपोर्ट करेगा। तीसरा क्या पॉइंट है कि परिवाद में लिखे गए कथनों में मजिस्ट्रेट से स्पष्ट रूप से यह प्रार्थना की जाएगी। कैसी प्रार्थना की जाएगी, श्रीमान जी हमारे साथ में ऐसे ऐसे इस फलाना व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ही ऐसा करता आता है, चला आ रहा है, बरसों से ये हमें परेशान करता है और अब तो नाक से पानी ऊपर चला गया है, तो क्यों ना आप इसे सीआरपीसी की में जो कार्यवाही हैं वो करें और आप इसको दंडित करें या इसको चेतावनी दें। फिर अब बात करें कि कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। आप पीड़ित हैं, पीड़ित के रिश्तेदार हैं, आप उनके पड़ोसी हैं या आप उनके जान पहचान परिचित वाले हैं, आप कोई वकील हैं, उसके द्वारा परिवाद पेश किया जा सकता है। अब हम बात करें, एक केस है, एक केस में ये बताया गया था कि परिवाद की परिभाषा को डिफाइन किया गया था। ये केस है गणेश बनाम शरणप्पा का AIR 2014 का केस है। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवाद को परिभाषित करते हुए कहा था कि परिवाद से अभिप्राय मजिस्ट्रेट से किए गए लिखित या मौखिक दोषारोपण से है। सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लिखित या मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट के सामने किया गया कोई भी दोषारोपण, किसी व्यक्ति पर दोष लगाया गया है, ये बात कही गई थी गणेश बनाम शरणप्पा के मामले में। हमें मालूम है कि पुलिस रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, FIR जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, वो परिवाद की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन यदि किसी मामले में अन्वेषण के बाद यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोई अपराध, ऐसा अपराध है जो असंज्ञेय अपराध है, उसका किया जाना प्रकट हो जाता है, उसका किया जाना मालूम पड़ जाता है, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को परिवाद और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा, ऐसी रिपोर्ट बना दी जाएगी और ऐसी रिपोर्ट में परिवाद पेश कौन करेगा, पुलिस अधिकारी कर देगा और पुलिस अधिकारी को क्या एक डिनोट किया जाएगा, परिवादी के रूप में समझा जाएगा। एक मामला और है रेलवे संपत्ति वाला। रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवाद कंप्लेंट माना गया। ये केस है आपका स्टेट ऑफ बिहार बनाम चंद्रभूषण सिंह AIR 2001 SC 429। चंद्रभूषण आप समझ लो, स्टेट ऑफ बिहार बनाम चंद्रभूषण AIR 2001 SC 429। इस केस में एक रेलवे संपत्ति के सुरक्षा बल के अधिकारी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें धारा 8 का इस्तेमाल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक कंप्लेंट के रूप में माना गया। तो आई होप आपको ये कंप्लेंट वाला जो मामला है, ये बात है, ये समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ समझ लेते हैं पारक्रम लिखित की, NI एक्ट की। NI एक्ट हम पढ़ते ही आ रहे हैं, उसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाला परिवाद पर परिवादी के हस्ताक्षर एवं उसका सत्यापन होना आवश्यक है। हम जब धारा
38 वाला जो परिवाद पेश करते हैं ना, उसमें परिवाद और परिवादी के परिवाद जो पेश करता है उसमें परिवादी के हस्ताक्षर होना चाहिए और उसका सत्यापन भी होना चाहिए, और परिवादी के पावर ऑफ अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित परिवाद को कार्यक्रम लिखित अधिनियम के तहत परिवाद नहीं माना गया है। पावर ऑफ अटर्नी मतलब आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल आप समझ ही रहे हो ना। पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा आप किसी व्यक्ति को परिवाद के लिए अपॉइंट करते हो या किसी तरीके से, तो वह व्यक्ति परिवादी नहीं माना जाएगा और इसको अपन लिखित परिवाद के रूप में नहीं मानेंगे। सो आई होप आपको परिवाद क्या है, परिवाद कौन कर सकता है, कैसे होता है, एग्जाम में अगर आ गया परिवाद से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा, तो आप पूरा परिवाद लिख के आ जाएंगे और आपको ये नॉलेज भी हो गई कि परिवाद कैसे किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को भी परिवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो आज की ये क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।